गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल की कॉन्सेप्ट पर। आज मैं फिर लेकर के आ रही हूँ क्लास 11th की हिस्ट्री। पहला चैप्टर का नाम है समय की शुरुआत। यानी समय की शुरुआत से पीछे कुछ इतिहास के बारे में हमने जाना, उसके बाद कुछ चीज़ें अपने चैप्टर्स के बारे में जाना है। आज उन्हीं में से बचा हुआ कुछ चीज़ फिर हम पढ़ने जा रहे हैं। कुछ टॉपिक्स के बाद मैं कुछ क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगी। चैप्टर खत्म होने का इंतजार नहीं करना है। जैसे जैसे टॉपिक्स खत्म होती चली जाएगी वैसे वैसे ही उसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवाते चले जाऊंगी। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कह रहा है कि मानव के क्रमिक विकास का प्रमाण हमें मानव की उन प्रजातियों के जीवाश्मों से प्राप्त होता है जो अब विलुप्त हो चुके हैं। मतलब कहने का मतलब है कि मानव की क्रमिक विकास मतलब मानव का जो विकास है, विकास उन का प्रमाण हमें मानव की उन जातियों या उन जीवाश्म यानी साक्ष्य, उन साक्ष्यों से या उस जीवाश्मों से प्राप्त होती है जो अब के समय में नहीं है, जो विलुप्त हो चुके हैं। तो है कि 24 नवंबर 1859 ईस्वी को चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज स्पीसीज नामक पुस्तक को प्रकाशित किया। इस पुस्तक में डार्विन ने अपना मत प्रकट किया कि मानव का विकास बहुत समय पहले जानवरों से हुआ है। कह रहा है कि 24 नवंबर 1859 ईस्वी में 24 नवंबर 1859 ईस्वी में चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने एक पुस्तक प्रकाशित की थी, जिस पुस्तक का नाम था ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। पुस्तक का नाम क्या था? ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक को प्रकाशन किसने किया? तो उसको प्रकाशित करने वाले वैज्ञानिक का नाम था चार्ल्स डार्विन। और इसने कब किया? तो 24 नवंबर 1859 ईस्वी में। इस पुस्तक में चार्ल्स डार्विन ने लिखा कि अपना मतलब उस पुस्तक में उन्होंने लिखा कि मानव का जो विकास है वो बहुत समय पहले हुआ है, और बहुत समय पहले हुआ किससे? तो वह जानवरों से हुआ है। यहाँ स्पष्ट कर दिया उसने कि वह किससे हुआ है? जानवरों से हुआ है। इसीलिए आज के समय में मनुष्य को भी जानवरों की श्रेणी में, विज्ञान के अनुसार, वैज्ञानिकों के अनुसार जानवरों की श्रेणी में रखा जा रहा है। अगला टॉपिक है आधुनिक मानव का पूर्वज। यानी अभी का जो मानव है इसके पूर्वज कैसे हुआ करते थे? तो आधुनिक मानव के जो पूर्वज है वो तरह तरह के हुआ करते थे। पहले जो है दिखने में बंदरों के आकार के हुआ करते थे, झुक कर चलने वाला था। धीरे धीरे उनके पूर्वजों में यानी आधुनिक मानव के पूर्वजों में बदलाव होता चला गया, और उस बदलाव के कारण आज जो है एक समृद्ध मानव जैसे हम आप ये सभी लोग दिख रहे हैं। कह रहा है कि मानव के विकास के क्रम को 360 से 240 लाख वर्ष तक खोजा जा सकता है। आज से नहीं, यानी बहुत पीछे से 360 से लेकर के 240 ईसा यानी वर्षों तक खोजा जा सकता है। यह वह समय था जब एशिया तथा अफ्रीका में स्तनधारी प्राणियों की प्राइमेट नामक श्रेणी का उद्भव हुआ था। मतलब ये वो समय था जिस समय में पूर्वजों को देखा गया। मतलब हम आज के जो मानव है, आज के मानव के पूर्वजों को कब देखा गया? तो आज के मानवों के पूर्वजों का अंदाजा लगाया जा सकता है 360 लाख वर्ष या 240 लाख वर्ष पूर्व, यानी पहले से ही उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। वो कैसा समय था? तो उस समय में एशिया तथा अफ्रीका में स्तनधारी प्राणियों की प्राइमेट नामक श्रेणी का उद्भव हुआ था। अगला टॉपिक है कि इसके बाद लगभग 240 लाख वर्ष पूर्व पहले, 240 लाख वर्ष पहले प्राइमेट श्रेणी में एक उपसमूह उत्पन्न हुआ जिसे होमोनॉइड कहते हैं। यानी कि लगभग आज से 240 लाख वर्ष पूर्व पहले एक श्रेणी में यानी प्राइमेट श्रेणी में एक उपसमूह उत्पन्न हुआ जिसे होमोनॉइड कहते हैं। इस उपसमूह में वानर यानी ऐप शामिल थे। मतलब जो उपसमूह उत्पन्न हुआ था, उपसमूह में शामिल कौन था? तो वानर, जिसको हम बंदर कह सकते हैं या ऐप कह सकते हैं, लंगूर कह सकते हैं, तो ये शामिल थे। लगभग 56 लाख वर्ष पहले हमें होमोनॉइड प्राणियों के अस्तित्व का
साक्ष्य अफ्रीका से मिला है। ये 56 लाख वर्ष पहले होमोनॉइड यानी होमोनॉइड प्राणियों का जो साक्ष्य है ये हमें कहाँ से मिला, तो ये अफ्रीका से मिला है। इसीलिए अफ्रीका को मानव की जनन भूमि या जननी भूमि भी कही जाती है। तो होमोनॉइड जो है वो एक ऐप यानी एक लंगूर के जैसे प्राणी थी, जो धीरे धीरे वैज्ञानिकों का मानना है कि वो धीरे धीरे एक मनुष्य के रूप में बदल गया है। अब है कि होमोनॉइड समूह के प्राणियों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। होमोनॉइड श्रेणी के प्राणियों की विशेषताएं क्या है, तो आइए देखते हैं कि होमोनॉइड समूह के प्राणियों की विशेषता क्या क्या हो सकती है। नंबर 1 में है मस्तिष्क का आकार बड़ा होना। आज की जो जंतु है यानी आज के जो जीव हैं, आज के जो मनुष्य हैं, इन मनुष्य की अपेक्षा आज के मनुष्य की अपेक्षा उस समय के जो होमोनॉइड थे, होमोनॉइड के मस्तिष्क का आकार जो है वह अभी के मनुष्य से बड़ा होता था। ऐसा है कि पैरों के बल सीधे खड़े होने की क्षमता थी, मतलब वो पूर्ण रूप से तो खड़े नहीं हो पाते थे, लेकिन वह खड़े होने की क्षमता उसके अंदर थी कि वो पैरों के बल खड़े हो सकते हैं। 2 पैरों के बल चलना, और जिस तरीके से बंदर जो है वो चारों हाथ पैरों के सहारे चलता है, लेकिन उस समय जो है होमोनॉइड एक ऐसा प्राणी था कि वह 2 पैरों के बल चलता था, लेकिन पूर्णतः पूरी तरीके से सीधा खड़ा नहीं हो सकता था। हाथों की विशेष क्षमता जिनसे वह औजार बना सकते थे, मतलब हाथों की एक ऐसी क्षमता थी, एक विशेष क्षमता थी। मनुष्य जिस तरीके से आज के समय में हाथों से कार्य करता है, काम करता है, बिल्कुल उसी तरीके से वो लोग भी हाथों से काम करते थे, लेकिन उनकी जो क्षमता थी वो अलग तरीका की थी, जिससे औजार भी बनाए जा सकते थे, वो शिकार भी किया करते थे और अपने लिए भोजन का व्यवस्था भी कर लेते थे। उसके बाद है होमोनॉइड को 2 शाखाओं में बांटा जा सकता है। यानी होमोनॉइड को कितनी शाखाओं में, तो होमोनॉइड को 2 शाखाओं में बांटा गया है। पहली शाखा इसकी हो जाएगी ऑस्ट्रेलोपिथेकस। पहली शाखा क्या होगी, तो पहली शाखा इसकी हो जाएगी ऑस्ट्रेलोपिथेकस और दूसरा हो जाएगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस और दूसरा हो जाएगा होमो। इन दोनों में से सबसे महत्वपूर्ण या सबसे प्रमुख किसे माना गया है, तो होमो को माना गया है। आइए इसके बाद जितने टॉपिक्स पढ़े हैं उसके अनुसार इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होगा जीवाश्म से आप क्या समझते हैं। नहीं, जीवाश्म से क्या आशय है या जीवाश्म से आप क्या समझते हैं। देखिए कि जीवाश्म अत्यंत प्राचीन वृक्ष मानव तथा जानवरों के अवशेष हैं। यह पत्थर में परिवर्तित हो जाते हैं तथा प्रायः चट्टानों में संचित रहते हैं। इस प्रकार जीवाश्म लाखों वर्षों तक सुरक्षित बने रहते हैं। कह रहे हैं कि जीवाश्म क्या है, तो जीवाश्म जो है वह एक साक्ष्य है, और किसका साक्ष्य होगा, तो यह वृक्ष का साक्ष्य हो सकता है, मानव का साक्ष्य हो सकता है या जानवरों का साक्ष्य हो सकता है। तो जीवाश्म क्या है, तो जीवाश्म केवल साक्ष्य है, और किसका साक्ष्य होगा, तो यह मनुष्य का साक्ष्य या फिर मानव वृक्ष का साक्ष्य या जानवरों का साक्ष्य। साक्ष्य क्या है, तो जब कोई मर गया हो या वो कई साल कई वर्षों पूर्व यानी कई वर्षों पहले जमीनों के नीचे दब गया हो या किसी जंगलों में हो, तो इनके जो कुछ अंश होते हैं जो जमीनों के अंदर चले जाते हैं, चट्टानों में दब जाते हैं या एक चट्टान का रूप ले लेते हैं, तो यही क्या कहलाता है, जीवाश्म कहलाता है। देखा कि जीवाश्म अत्यंत प्राचीन वृक्ष मानव तथा जानवरों के अवशेष हैं। यानी किस किस के अवशेष होंगे, जीवाश्म को किसका अवशेष कहा जाएगा, तो जीवाश्म को वृक्ष मानव तथा जानवरों का अवशेष कहा जाता है। जीवाश्म किसके अवशेष होंगे, तो जीवाश्म मानव वृक्ष या जानवरों के अवशेष होते हैं। यह पत्थरों में परिवर्तित हो जाते हैं, और ये किस रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो ये पत्थरों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं तथा प्रायः चट्टानों में संचित रहते हैं। इस प्रकार जीवाश्म लाखों वर्षों तक सुरक्षित बने रहते हैं। तो जीवाश्म चट्टानों में परिवर्तित होने के बाद ये लाखों वर्षों तक क्या होता है, संचित रह सकता है, सुरक्षित रह सकता है। ये हमारा जीवाश्म का आंसर हुआ, यानी उत्तर हो गया। अब जो है प्राइमेट्स, पीछे हम पढ़ चुके हैं प्राइमेट्स। अगर आप लोग नहीं पढ़े हो तो पहला वीडियो भी जा करके देख लें। पहले वीडियो में प्राइमेट्स के बारे में बताया गया है और आपको इस वीडियोस में भी प्राइमेट के बारे में बताया गया है। तो प्राइमेट्स क्या है, तो प्राइमेट से आप क्या समझते हैं, प्राइमेट के बारे में पूछा है कि आप प्राइमेट से क्या समझते हैं। तो प्राइमेट्स स्तनधारियों के बड़े समूह के उपसमूह हैं। प्राइमेट जो है वह स्तनधारियों का एक समूह है। स्तनधारियों के समूह का सबसे बड़ा जो उपसमूह होगा उसे हम प्राइमेट कहते हैं। अब इसमें कौन कौन चीज आ जाती है,
तो प्राइमेट में लंगूर आता है, वानर आता है तथा मानव आता है। प्राइमेट्स में क्या क्या शामिल होंगे? तो प्राइमेट्स में लंगूर, प्राइमेट्स में बंदर यानी जिसको हम वानर कह सकते हैं, और मनुष्य स्वयं भी प्राइमेट्स में शामिल होते हैं। शामिल किया जाता है। प्राइमेट्स का गर्भधारण काल अन्य प्राणियों की अपेक्षा लंबा होता है। मतलब प्राइमेट्स जो होते हैं, प्राइमेट्स का जो गर्भधारण काल होता है, प्राइमेट्स स्तनधारी जीवों को प्राइमेट्स कहा जाता है। मतलब वैसे जीव जो अपने बच्चों को दूध पिला सके, वैसे जीव को प्राइमेट्स कहा जाता है। उसमें कौन कौन आते हैं? तो स्पष्ट यहाँ लिखा हुआ है कि लंगूर हो गया, वानर है, मानव है, इन सभी को प्राइमेट्स में रखा गया था उस समय। और उनका जो गर्भधारण काल होता है, यानी बच्चे जन्म देने की जो क्षमता यानी स्थिति होती है, उसका जो काल होता है वो लंबे समय का होता है, उसका क्या अपेक्षा लंबा होता है। इनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, और स्तनधारी जीव होने के कारण ही इसमें क्या होती है? स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, यानी स्तन ग्रंथियां भी पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन आंसर है। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं। ऐसे ही बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। अब जो अगला टॉपिक्स और अगले वीडियोस में अगला क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करवाया जाएगा। धन्यवाद।